नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, प्रताप, अमलानंद घोष। दोस्तों पूछा है राजस्थान के इतिहास का जनक। दोस्तों ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल टॉड या कर्नल जेम्स टॉड दोनों एक ही बात है। तो इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता। इसके अलावा इनके बारे में क्या एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का पिता, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। इसके अलावा इनकी कई बार पुस्तकों के नाम पूछ ले तो इनकी पुस्तकों का नाम याद रखना दोस्तों, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखिए कई बार इनके उपनाम पूछ देते हैं कर्नल जेम्स टॉड को, इनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड है, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बनता है वो ध्यान रखना दोस्तों। इनके बारे में यह बनता है कि इनकी जो ये पुस्तक है इस पुस्तक में क्या लिखा गया है, तो ध्यान रखना इसमें लिखा गया है राजस्थान का इतिहास। इस पुस्तक का एक और नाम मिलता है, ध्यान रखना, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये था पहला सवाल जो कर्नल जेम्स टॉड के बारे में पूछा गया था। इतिहास का पिता कहा जाता है इन्हें, इनकी पुस्तक क्या का नाम है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, और इनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन देखिए परमार, दूसरा सिसोदिया, फिर है चालुक्य चौहान और फिर है चालुक्य। दोस्तों पूछा किसका है? अग्निकुंड यज्ञ। अग्निकुंड यज्ञ क्या है? तो दोस्तों मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में 3 क्षत्रिय जातियां हैं, उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? एक यज्ञ से हुई है, अग्निकुंड यज्ञ से। और ध्यान रखना इसका जो वर्णन इन 3 जातियों में कौन कौन सी जातियां हैं उनका वर्णन मिलता है। देखिए परमार, पहली जाति परमार, फिर प्रतिहार, फिर चालुक्य और चौहान। तो ये राजस्थान की 3 जातियां हैं, राजपूत या क्षत्रिय जातियां हैं, जिनकी उत्पत्ति मानी जाती है अग्निकुंड के यज्ञ से। लेकिन कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि अग्निकुंड यज्ञ किसने किया था और कहां पर किया था? तो दोस्तों अग्निकुंड जो यज्ञ हुआ था वो हुआ था आबू पर्वत पर, और आबू पर्वत कहां पर है? सिरोही। और किया किसने था? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो किया था उनका नाम था महर्षि वशिष्ठ। क्या नाम था? महर्षि वशिष्ठ। अब देखिए इसके अलावा इसके आसपास क्या सवाल बन रहा है? सवाल ये पूछा जाता है कि अग्निकुंड यज्ञ के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम क्या है? देखिए उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है उस लेखक का नाम दोस्तों है चंद्र बरदाई। क्या नाम है? चंद्र बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनके मित्र थे और उनके दरबारी थे। तो देखिए किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं इसके आसपास कि अग्निकुंड यज्ञ में निम्न में से कौन सी जो जाति है वो उत्पन्न नहीं हुई है, कौन सा वंश उत्पन्न नहीं हुआ है? तो ध्यान रखना परमार भी हुआ है, प्रतिहार भी हुआ है, चालुक्य है और चौहान है, ये तीनों हुए थे। अग्निकुंड यज्ञ कहां पर हुआ? आबू पर्वत पर। किसने किया था? महर्षि वशिष्ठ ने।
इस यज्ञ की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? पृथ्वीराज नरासो नामक एक ग्रंथ है जिसको लिखा किसने था? चंद्रवर्दाई ने लिखा था, उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो ये सवाल इसके आसपास वाले भी पूर्व में एग्जामों में पूछे गए हैं। अब देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। आबू के अभिलेख के लेखक कौन थे? आबू के अभिलेख के, आबू में एक अभिलेख मिला है दोस्तों, उस अभिलेख के लेखक पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला है कुमारपाल, फिर है कुंभा, फिर है शुभचंद्र और फिर है महेंद्र। तो दोस्तों पूछा है अभिलेख, कौन सा अभिलेख? आबू अभिलेख। अब देखिए इसके बारे में क्या है, 4 ऑप्शन है, कुमारपाल है, कुंभा है, शुभचंद्र है और महेंद्र तृतीय है। तो बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों, इसको किसने बनवाया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको जो बनाने वाला, लिखने वाला व्यक्ति था वो था शुभचंद्र। कौन था? शुभचंद्र। लेकिन इसमें किसकी जानकारी मिलती है आबू के अभिलेख में? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें मेवाड़ की जानकारी मिलती है, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी। और मेवाड़ में इतिहास कहां से लेकर कहां तक पूछ ले कभी भी, तो ध्यान रखना दोस्तों, बप्पा रावल से लेकर कहां तक? बप्पा रावल से लेकर समर सिंह के काल का वर्णन मिलता है इस अभिलेख में। तो दोस्तों ध्यान रखना, शुभचंद्र था अबुल अभिलेख का लेखक था, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी बप्पा रावल से लेकर समर सिंह के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों, यज्ञ हवन, यानी यज्ञ का मतलब हवन, वनस्पति, ठीक है। इसके अलावा योग की जानकारी भी मिलती है। कई बार सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं अपन, स्टडी ऑफ अभिलेख, तो ध्यान रखना उसको कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहते हैं उसको? एपिग्राफी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके आसपास बनने वाले ये सवाल थे और ये सवाल था, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुभचंद्र। अब देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? एक कवि थे, उनका जन्म पूछा है, सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? तो बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण के बारे में। दोस्तों ये सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के चारण जाति के थे और इसके अलावा ये क्या थे? बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनका जन्म पूछ ले कभी भी, तो जन्म हुआ था इनका बूंदी जिले में। कई बार ये सवाल पूछा जाता है ये किसके दरबार में रहते थे? तो बूंदी का राजा था, बूंदी के राजा, बूंदी के शासक, ध्यान रखना, या राजा बूंदी के राम सिंह के दरबारी थे, यानी राम सिंह के क्या थे? दरबार में रहते थे। इसके अलावा ध्यान रखना सूर्यमल मिश्रण के बारे में दोस्तों, कि सूर्यमल मिश्रण के उपनाम क्या क्या है? तो इनको कहा जाता है वीर रसावतार। क्या कहा जाता है दोस्तों? वीर रसावतार कहा जाता है। इसके अलावा एक और इनके बारे में जानकारी मिलती है कि एक और उपनाम मिलता है, इनको क्या कहा जाता है? वीर रसावतार भी कहा जाता है और इनको कवि राजा भी कहा जाता है। 2 उपाधियां मिली है इनको, वीर रसावतार और कवि राजा। अब बात करते हैं सूर्यमल की मिश्रण की किताबों के बारे में। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी कुछ पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण है जिनके नाम पूछे जा सकते हैं आपके वो इस बारे में। तो इनकी पुस्तकें का नाम लिख लीजिए, सगत रासो, सगत रासो, बलवंत विलास, सगत रासो, बलवंत विलास, राम रजाट, राम रजाट। इसके अलावा 2 और पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है और उनको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। वो कौन कौन सी है? तो वो है वंश भास्कर। कौन सी है? वंश भास्कर। और एक और पुस्तक है जिसका नाम क्या है? ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ज्यादा पूछी गई है एग्जामों में और उस पुस्तक का नाम है, हमेशा के लिए याद रखना, कभी भी मत भूलना, हर एग्जाम में पूछी गई है और उस पुस्तक का नाम है, देखिए याद कीजिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा इसके अलावा क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम बताना है आप। उस पुस्तक का नाम है वीर सतसई। कौन सी पुस्तक है? वीर सतसई। ये पुस्तकें हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको कहा जाता है वीर रसावतार। कवि राजा राम सिंह के दरबारी थे, बूंदी में हुआ था। ये पिंगल भाषा के कवि लेखक थे।
किस भाषा के, किस साहित्य के? पिंगल साहित्य के साहित्यकार थे। ध्यान रखना दोस्तों, हमारे यहाँ साहित्य दो प्रकार का होता है, एक पिंगल साहित्य और डिंगल साहित्य। तो दोनों में ध्यान रखना, ये कौन से थे? पिंगल साहित्यकार थे। कौन से साहित्यकार थे? पिंगल साहित्यकार थे। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है इसके आसपास बनने वाला। अगला सवाल देखिए, चावड़ा का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? हमारे राजस्थान में चावड़ा क्षत्रिय भी थे, उनका राज्य पूछा है और 4 ऑप्शन दिए हैं कि चावड़ा का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था। दोस्तों 4 ऑप्शन है, आबू है, भीनमाल है, जालोर है और नाडोल है। दोस्तों राजस्थान में चावड़ा थे और चावड़ों के जो सबसे प्राचीन राज्य था हमारे राजस्थान के अंदर, वो था भीनमाल के अंदर। कहाँ था? भीनमाल के अंदर था। और भीनमाल कहाँ पर है? जालोर है, ध्यान रखना। और भीनमाल को प्राचीन नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इसको पिल्लो मोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्राचीन नाम? ये एक चीनी इतिहास के द्वारा इसको पिल्लो मोली नाम दिया गया था। तो चावड़ा जो शासक थे उनकी प्राचीन जो राज्य था वो था भीनमाल, और भीनमाल जालोर में, भीनमाल को पिल्लो मोली भी कहा जाता था। अब देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में ब्राह्मणों को चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन कौन से हैं? बसंतगढ़ अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, घंटियाला अभिलेख और राज प्रशस्ति। दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा बिजोलिया अभिलेख। अब देखिए इसके आसपास क्या सवाल बन रहे हैं। कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि बिजोलिया अभिलेख किसने बनवाया था? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है गुणभद्र। इसके बारे में राजस्थान के कई उपनाम मिलते हैं, जैसे दिल्ली का नाम दिल्ली का मिलता है, इसके अलावा जंगल प्रदेश बीकानेर वाला नाम मिलता है, अही छत्रपुर नाम मिलता है। राजस्थान के कई जैसे सीवी जो चित्तौड़ का प्राचीन नाम था उसका भी नाम मिलता है। तो गुणभद्र कौन था? इसका बनाने वाला वास्तुकार था, यानी किसने बनवाया था? गुणभद्र ने। और बिजोलिया में किसकी जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखना, चौहान वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की? चौहान वंश की। और इस बिजोलिया अभिलेख में एकमात्र अभिलेख है जिसमें क्या बताया गया है? चौहानों को कौन से गोत्र का? वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा बिजोलिया अभिलेख किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में। ध्यान रखना दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख है। इस अभिलेख के बारे में कई बार यह पूछा जाता है कि ये कहां पर बना हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिजोलिया के अंदर एक जैन मंदिर है, वहां से प्राप्त हुआ है। और बनवाया किसने था? तो एक व्यक्ति था जो जैन धर्म का साधु था, उसने बनवाया था और उसका नाम था जैन श्रावक लोलाक। क्या नाम था? जैन श्रावक लोलाक। इसने बनवाया था, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, बनाया किसने था? वो बनाया था गुणभद्र ने। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं क्या मिलता है उस अगले सवाल में आपको। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? यानी राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय बनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन देखिए बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर है जोधपुर और फिर है जयपुर। दोस्तों राजस्थान के अंदर युद्ध संग्रहालय एक ही जगह पर बना हुआ है। और आपको पता होगा कि राजस्थान का जो युद्ध संग्रहालय वाला सवाल है लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे बड़ा एग्जाम हो चाहे छोटे लेवल का एग्जाम हो। ये युद्ध संग्रहालय है वो कहां पर बना हुआ है? जैसलमेर के अंदर है। कहां पर बना हुआ है भाई? जैसलमेर के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, क्यों है जैसलमेर के अंदर? क्योंकि जैसलमेर में जो 1971 की लड़ाई हुई थी, जैसे 1999 की लड़ाई हुई थी, या फिर आप कह सकते हो कि जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? युद्ध संग्रहालय की। और वो भी कब की गई थी? 2015 में की गई थी। अब देखते हैं अगला सवाल। बड़वा ग्राम कोटा में, बड़वा ग्राम एक गांव है जिसका नाम है बड़वा ग्राम और वो है कोटा में, कितने मोखेरी यूप अभिलेख मिले हैं? ऑप्शन है आपके सामने 3, 4, 8, 5। दोस्तों बड़वा ग्राम में कितने मौखिक अभिलेख मिले हैं? तो बड़वा ग्राम में 3 मौखिक यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़रा परगनारी विगत, मारवाड़रा परगनारी विगत ग्रंथ के
लेखक कौन है, यानी किसने लिखा था मारवाड़ रा परगनारी विगत। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए में सूरजबाण, बी में चंद्रबरदाई, सी में राय सिंह और डी में है मुहणोत नैणसी। दोस्तों ध्यान रखना, मुहणोत नैणसी ने मारवाड़ रा परगनारी विगत कौन सी पुस्तक लिखी थी, मारवाड़ रा परगनारी विगत पुस्तक लिखी थी। अब देखिए इसके बारे में, मुहणोत नैणसी के बारे में क्या सवाल पूछा गया था, किसके दरबार में रहते थे, तो मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा, कहां के, मारवाड़ या जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। और जसवंत सिंह कहां के राजा थे, ये राजा थे अपने जोधपुर के। अब सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो मुहणोत नैणसी है, इन मुहणोत नैणसी के उपनाम मिलते हैं, इनको कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। क्या कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। दोस्तों इन्हें एक और नाम दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर। क्या कहा जाता है, गजेटियर कहा जाता है राजस्थान का। और ध्यान रखना दोस्तों, मुहणोत नैणसी है, इनकी जो ख्यात है वो सभी ख्यातों में सबसे पुरानी ख्यात मानी जाती है। अब देखते हैं क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए आप खुद, जोधपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर में है या जयपुर में है। दोस्तों राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, कौन सा, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये आपके हैं जोधपुर जिले में। ये क्या है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है, इसमें राजस्थान की जो प्राचीन लिपिमालाएं हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनका भंडार है। और यहाँ पर जो राजस्थान में कई सारे अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेख के अंदर जो भाषाएं नहीं पढ़ी गई हैं, उन पर भी क्या हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। कई बार सवाल पूछा गया है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है, तो हमेशा उसका आंसर होगा, वो होगा जोधपुर। दोस्तों ये थी राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या पार्ट 1। अब शुरू करेंगे अपन पार्ट 2। तब तक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।